होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। गाइस, हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। देखिए गाइस, ये सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रही है, ये एंशिएंट रही है और इससे भी एंशिएंट हम वैदिक काल को मानते हैं, यानी वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की ही नहीं वरन पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। देखिए, जो इतिहास में ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, तो इन सब को मिला करके, इन सब में मिला करके सबसे प्राचीन यानी बहुत ही एंशिएंट ये सभ्यता रही है। तो गाइस, आज मैं आपको इसके बारे में खोज, काल, नामकरण, उद्भव, विशेषता और विस्तार के बारे में इसके बताऊंगा। और जो विस्तार और विशेषता का जो पॉइंट है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो गाइस, हम बात करेंगे विशेषता विशेषता भी की, जैसे विशेषता है और आपकी विस्तार है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपका आईएएस के मेंस में बहुत पूछता है, और जो और बाकी है ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं आपको टोटल बताऊंगा, और पहले आप इसको ध्यान से देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो पे। और ये देखिए आप कि देखिए, खोज खोज मैं आपको बता दूं कि इसकी जो खोज रही है ये कब स्टार्ट की गई। तो गाइस देखिए, इसकी खोज स्टार्ट की गई थी 1826 ईस्वी में। ये अंग्रेजों के समय में ये खोज स्टार्ट हुई, जिसको स्टार्ट करने वाले चार्ल्स मैसन, जिनका नाम था। सर्वप्रथम इन्होंने ही खोज को स्टार्ट किया। तो ये आपके चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में इसकी खोज को स्टार्ट किया, जिसकी बात उन्होंने अपने पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में इसकी बात को बताया। और उनको जो अनुभव मिला उन्होंने पत्रिका अपने नैरेटिव ऑफ जर्नी में बयां किया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसकी खोज में बहुत सारे लोगों ने खोज किया है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट खोज, जिनकी इंपॉर्टेंट चीज रही है, जिनको कुछ मिला है, जो कई बार देखने को मिलते हैं, मैं उन्हीं लोगों को पॉइंट आउट किया हूं। आप देख लीजिए कि सेकंड पे आते हैं बर्टन बंधु। बर्टन बंधु देखिए कौन थे। कराची कराची से लाहौर के समय जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो उसकी खुदाई में, उसके जब खोदा गया उसको, तो कराची यानी समुद्री इलाका, उसे रेलवे लाइन जब बिछ रही थी, तो वहां पे उन्होंने ये देखा, इनके सहकर्मियों ने ये पाया कि कुछ पुराने ईंट मिल रहे थे। पुराने ईंट देखिए मिलने का ये मतलब है कि उन्होंने उस ईंट को ये अंदाजा लगाया कि ये किसी सभ्यता का, किसी पुराने समय की ये चीजें हैं, ये अवशेष जो है पुराने सभ्यता के हैं। और उन्होंने इस चीज का, उन्होंने इसका ईंट का उपयोग भी कर लिया। तो और यहाँ पे इनको कोई बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। इन्होंने ये बताया कि ये किसी सभ्यता के संकेत हैं। अंडरस्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, तीसरे टॉपिक की हम बात करें, तीसरी खोज किसने की, तीसरी बार खोजने का प्रयास किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये 3 साल तक ये खोजते रहे। 1853
1853 से 1856 ईस्वी तक ये इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ये लगे रहे। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो इनको भी कोई खास सफलता हासिल नहीं हो पाई। और जो इसके बाद जिसकी मैं खोज के बारे में बताऊंगा, ये आपके आईएएस प्री में आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सर जॉन मार्शल यानी 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में ये पुरातत्व विभाग के हेड थे, और उनके सहकर्मी, उनके बहुत सारे सहकर्मी थे, और उनमें से थे राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो गाइस 1921 ईस्वी में इन्होंने पुरातत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। और गाइस जो दूसरे इनके थे उनका नाम था राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। देखिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो इन्होंने कुछ पुख्ता सबूत जुटाया, दयाराम साहनी को कुछ अवशेष मिले, बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। इसलिए आपका सर जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही इनको मेन कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इन्होंने की थी। तो गाइस ये आप देख लीजिए, बोर नहीं होइए, कंसंट्रेट करिए, देखते जाइए। तो फ्रेंड्स आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, हौसले को बढ़ाने के लिए मैं एक और सुनाता हूं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, शीशे के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, यूं ही हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए और ज्ञान को अर्जित करते रहिए। तो फ्रेंड्स अब मैंने डिटेल में आपको इस हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में बताया, और मैं अब आपको बताऊंगा काल, यानी इसका टाइम क्या रहा। टाइम यानी जॉन मार्शल। देखिए गाइस मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में जब इसकी खोज की, तो 1900 ईस्वी में खोज की तो ये सक्सेस रहे, ये इसके सर्च में सक्सेस हुए। इसलिए सर जॉन मार्शल के हिसाब से इनका जो समय रहा है वो 3250 ईस्वी से 2750 बीसी रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा भी जाता है। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और माना यही जाता है, आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तमाम किताबों में अलग अलग मत है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 3250 बीसी से 2750 बीसी तक जो आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको गाइस नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आपकी जो ये जॉन मार्शल द्वारा कही गई बात है वो 3250 बीसी से 2750 बीसी तक है। अब देखिए हम नेक्स्ट, यानी जो अपनी, ये तो विद्वानों के मत के अनुसार है। और देखिए डियर हम बात करेंगे कि रेडियो कार्बन यानी विश्लेषण पद्धति जब आई, जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जब साइंस ने ये पता लगाया कि कोई भी अवशेष कितने समय तक रह सकता है, तो उस अवशेष की जो एज है वो इसके द्वारा यानी C14 रेडियो कार्बन के द्वारा, इस विश्लेषण पद्धति के द्वारा ये जो टाइम है सिंधु घाटी सभ्यता का वो 2300 बीसी से 1750 ईस्वी बताया, 1750 बीसी बताया गया, जो कि सर्वमान्य है। फ्रेंड देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि सर जॉन मार्शल द्वारा जो टाइम रहा है वो कब का रहा है, और जो रेडियो कार्बन यानी विश्लेषण पद्धति द्वारा जो टाइम रहा है वो आपका कब रहा है। तो आप इस दोनों टाइम को, इस दोनों ड्यूरेशन को आप याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए इसमें जो ये आपका काल रहा है
इसमें बहुत सारी मतभेद रहे हैं, बहुत सारे अपने विद्वानों ने विश्लेषण करके बहुत सारी चीजों को बताया और सब विद्वानों के मतानुसार अलग अलग टाइम है, लेकिन गाइस ये दो आपका बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की बात। देखिए नामकरण का मतलब ये होता है कि जब किसी भी चीज का नामकरण किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो फ्रेंड्स उस रीजन को आइए हम जानते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गाइज ये ऐसा क्यों रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों ऐसे आया? फ्रेंड्स जो मतलब सिंधु घाटी के लोग थे और इनकी जो व्यवस्था थी वो नगरीय थी और ये जहां निवास करते थे उनको सैंधव प्रदेश कहा जाता था। फ्रेंड्स आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो वहां का जो शहर था उसको उसके देश को क्या कहा जाता था, उनको सैंधव प्रदेश। तो यहाँ पे उनको बताया गया कि सैंधव प्रदेश के नाम से ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाना जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सैंधव प्रदेश थी। तो इसके आधार पर ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। अंडरस्टैंड? अब देखिए हम बात करेंगे सिंधु और सरस्वती। सिंधु और सरस्वती भी इसका नाम है। सिंधु और सरस्वती जो नदी है ये उसी से रिलेटेड ये इसका नाम है और इसको इसलिए इसका नाम रखा गया कि ये सिंधु और सरस्वती। देखिए ये आपको लिखित यानी किताब में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है सिंधु सभ्यता। तो फ्रेंड्स सिंधु और सरस्वती भी इसका नाम रखा गया। अब देखिए बात करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की तो गाइस हड़प्पा सभ्यता का मतलब खुदाई से है, इसका तात्पर्य खुदाई से है। और दयाराम साहनी ने जब 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी और उससे मिले बहुत अवशेष, कुछ अवशेष जो थे वो खुदाई से मिले, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष खुदाई से मिले इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। अंडरस्टैंड? अब देखिए गाइस हम बात करेंगे इसके उद्भव की, इसका प्रादुर्भाव कब हुआ। तो देखिए इसका प्रादुर्भाव, इसका देखिए ये तो आद्य ऐतिहासिक काल है। तो स्थानीय मत, फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे मत हैं, अनेक विद्वानों द्वारा, फॉरेनर विद्वानों द्वारा भी बहुत सारे इसके मत दिए गए हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे स्थानीय मत के बारे में कि स्थानीय मत यानी भारतीय विद्वानों ने अपने इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये बताया कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लोग नागरिक थे, जो इसके कंट्रीमैन थे, वो भारत से ही रिलेटेड थे, वो भारत के ही थे। ये भारतीय विद्वानों का मानना है। अब देखिए गाइस इसमें एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जाति के थे। देखिए फ्रेंड्स जाति की यहाँ पे है तो ये लोग द्रविड़ जाति के थे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये कई बार प्री में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जाति के थे। अब देखिए तो ये आपका द्रविड़ जाति के लोग थे। देखिए अनेक विद्वानों के अनुसार ये भी मत है कि ये जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे वो आर्य थे, लेकिन फ्रेंड्स ये आपका भारतीय अनुसार तो ये आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। तो गाइस हम बात करेंगे विशेषता। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का हमने क्या क्या देख लिया, आप अपने ये इस वीडियो में मैं आपको खोज, काल, नामकरण, उद्भव और विशेषता के बारे में बता रहा हूं। और गाइस इसके बाद मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ये विशेषता की बहुत ही विस्तार से जानकारी और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और इसके बारे में आपको मैं और डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे नगरीय संरचना। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया कि सैंधव प्रदेश के लोग थे और इनकी जो संरचना थी, इनके
प्रदेश का स्ट्रक्चर था वो नागरीय था, यानी वो सिटी था, ये नगर नुमा था। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो लोग अमीर थे उनके पास पर्याप्त धन था। इसमें अमीर गरीब की भी बात आई हुई है कि जो जो पैसे वाले थे तो उनका घर मतलब ईंट की दीवारों में रहते थे, बहुत ही अच्छी कंडीशन में वो लोग थे। और इसमें जो गरीब लोग थे वो मिट्टी के घरों में रहा करते थे, तो इसका भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ की जो संरचना रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्ट्रक्चर रही है वो नगरीय संरचना रही है। अंडरस्टैंड गाइस? अब देखिए कि कांस्य, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। कांस्य धातु का मतलब कि ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का युग रहा है वो कांस्य युगीन रहा है, वो कांस्य युगीन रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका पूरा पाषाण काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, तो जैसे इसमें जो भी चीज यूज की गई, जिस धातु को यूज किया गया, जैसे मान लीजिए कि लौह को यूज किया गया, तो लौहकालीन युग, जैसे लौहकालीन युग, ताम्रकालीन। अब देखिए यहाँ पे आपका कांस्य आया है, तो आपका जो कांस्य है वो इन पर्टिकुलर सिंधु घाटी सभ्यता के कंट्रीमैन ने, इनके नागरिकों ने इसको क्या बना लिया, अपने धातु एक बनाया जिसका नाम कांस्य हुआ। इसलिए इस युग को, इस सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। अब देखिए इसका निर्माण उन्होंने कैसे किया, टीन और तांबा मिला करके इन्होंने कांस्य का निर्माण कर लिया। अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल। तो गाइस, हमने आपको अपने पिछली वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था, तो अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिएगा, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन से भी आप वीडियो को हमारी देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल फ्रेंड्स क्या होता है, यानी हम बार बार कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो रही है वो आद्य ऐतिहासिक काल रही है। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। तो गाइस, हम देखते हैं कि जैसे आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है जिसका लिखित विवरण तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो गाइस, आप कहेंगे कि जो प्राग ऐतिहासिक काल सर आपने पिछली वीडियो में बताया था वो क्या था। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास, फ्रेंड्स ये तीन चीजें हैं, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पे। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जो मैंने आपको बताया कि जिसका लिखित विवरण तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक काल। और जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका मैं आपको बता दूं कि प्राग ऐतिहासिक काल जिसका न कुछ लिखित विवरण मिला और न ही कुछ पढ़ा लिखा गया, जिसके बारे में नहीं जाना गया, वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल रहा है। अब देखिए इतिहास, इतिहास कैसे बनता है, लोग इतिहास कैसे लिखते हैं, मतलब घटनाओं को, इवेंट को लिखा कैसे गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आद्य ऐतिहासिक काल के जब आप बात आते हैं कि जिसका लिखित विवरण भी मिले और उसको पढ़ा गया हो तो उसको हम कहते हैं इतिहास। अंडरस्टैंड? तो फ्रेंड्स, आप ये देखते रहिए और कोई भी चीज हो आप इंटरेस्ट बना के देखिए, आपको सब गाइस बात समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपका ये आद्य ऐतिहासिक काल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि शांत प्रिय लोग, इसलिए मैंने इस पॉइंट को पॉइंट आउट इसलिए किया है क्योंकि इससे जुड़ी इसकी विशेषता भी ये रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो शांति प्रिय थे। वो शांति प्रिय इसलिए थे क्योंकि खुदाई से, यानी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से इनके बारे में कोई हथियार, कोई औजार का अवशेष नहीं मिला है। इससे विद्वानों का ये अनुमान लगाया है उन्होंने कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही शांत प्रिय थे। अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स, व्यापार की प्रधानता, व्यापार की प्रधानता। तो गाइज, इनका जो व्यापार था वो व्यापक था, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो इनका व्यापार था और इनकी जो कमाई का साधन था वो व्यापार ही था। तो यहाँ के लोग
यहाँ के लोग बहुत ही व्यापार में रुचि रखते थे। इससे यह पता चलता है। विस्तृत सभ्यता, विस्तृत सभ्यता भी इनकी बहुत बड़ी रही है और ये कहां से लोग रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए यहाँ की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन में गाइस मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब शांतिप्रिय रहे हैं तो विद्वानों के मत के अनुसार राजनीतिक स्थिति जो रही है वो इनके अंदर उनकी मेंटालिटी ये बहुत डेवलपमेंट नहीं थी, बहुत डेवलप नहीं थी कि उन्हें राजनीतिक की जरूरत पड़े या राजनीति की जरूरत पड़े। विद्वानों के मतानुसार जैसे वैदिक काल में लोग पुरोहित को, विद्वानों को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मानते थे, तो उसी तरीके से इसके बारे में भी बताया गया है कि इसी तरीके से वहां भी शासन चलता था। तो फ्रेंड्स आर्थिक स्थिति में मैं जैसा कि आपको बताया कि आर्थिक स्थिति में अमीर और गरीब यहाँ पे दो भी कंडीशन थी और वो अप्लाई हुई कि जो लोग पैसे वाले थे वो नगर में रहते थे और वहां का भी एक देहात का इलाका था, तो वहां पे जो लोग मतलब कम धनी थे वो वहां पे रहते थे और नगरी की जो एक नगर की व्यवस्था थी तो उसमें संपन्न लोग, पैसे वाले लोग रहते थे। गाइस अब देखिए सामाजिक अब देखिए फ्रेंड्स सामाजिक के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो में मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं जो आप पॉइंट आउट कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो अपना टॉपिक है मैं इसी के आधार पर अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही बेस्ट वीडियो होगी और आप इसको देखते जाइए। आपके हर एक कंपटीशन लेवल में आपको ये पूछेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि सामाजिक और सांस्कृतिक सिचुएशन ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पॉइंट आउट होके आता है जो आईएएस मेंस में भी पूछा गया है कई बार कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति यानी सिचुएशन सोशल की क्या रही है और यहाँ पे सामाजिक की क्या रही है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन के उठेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामाजिक दृष्टि से कैसे थे और सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे थे, इनका क्या विश्वास था, क्या आस्था थी, क्या लगाव था। तो ये सब सारी चीजें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस हम बात कर रहे हैं तो आपको ये सब आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपको आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्योट सुनाता हूं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग मिल जाते हैं अक्सर कहीं पर, लेकिन आप ऐसा कोई अनमोल नहीं होता, आप ऐसा कोई अनमोल नहीं होता। तो गाइस आपको आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स मैं जल्द ही लौटूंगा आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।